Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the hypertension part 2. तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज हाइपरटेंशन। मैंने आपको बताया था कि हाइपर मीन्स होता है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ एक्सेस, और टेंशन मीन्स होता है जो बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बताती है कि हाइपरटेंशन है या नहीं। तो कौन सी वैल्यू थी वो? अगर आपका बीपी मोर देन 120/80 हो जाता है, 120/80, दैट विल कंसिडर्ड एज ए हाइपरटेंशन, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 140 से अबव चला जाता है, 140/90 के अबव चला जाता है, तब हम उसको पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। अगर कभी कदार आपका 120/80 और 140/90 के बीच में अगर आ रहा है तो आप उसे हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते हो। समटाइम्स आपका बीपी एलिवेट हो जाता है टेंशन की वजह से या कोई भी चीज की वजह से, लेकिन मेनली हाइपरटेंशन एक डिजीज कंडीशन है जो कि बहुत सारे कॉजेस की वजह से हो सकती है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लाइक आपको कार्डियक यानी हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है, आपका ओबिसिटी बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से बीपी बढ़ना स्टार्ट हो सकता है कि कभी कदार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हो या किसी की डेथ हो गई हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेने लगे हो पर्टिकुलर परसिस्टेंटली बार बार, तो उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ना एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर होता रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक साइलेंट किलर डिजीज है, इसको आप साइलेंट किलर भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना। जब आपका बीपी बढ़ने लगता है, सिम्टम आने लगते हैं, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ बीपी बढ़ रहा है। इसके अलावा हल्का फुल्का बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग आपको पता नहीं चलती जब तक आपको अंडरलाइन कोई डिजीज ना हो। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अगर बीपी बढ़ रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका बीपी अब एबनॉर्मल वे में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है इसका, देखा जाए तो हाई बीपी का तो कोई पर्टिकुलर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है। कार्डियक डिजीज या कार्डियक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसके लिए सर्जरी आप कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट कि नर्स को क्या करना चाहिए, उसके साथ हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हर जगह इजीली नहीं मिलती है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस पे भी फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कॉजेस हम जानते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेस, ओबेसिटी, कोई डिजीज की वजह से, या आपकी ब्लड सप्लाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या आपकी ब्लड वेसल्स जो जहां से ब्लड बहता है आपकी बॉडी में वो पतली हो गई जिसकी वजह से बीपी का प्रेशर अंदर बढ़ गया। ये सारी चीजों की वजह से सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सीवियर हेडेक, समटाइम्स जिनका रेगुलर बीपी बढ़ता है वो कभी कदार अपने सिम्टम्स को पहचान भी लेते हैं, उनको सीवियर हेडेक होता है। सीवियर हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जो ब्लड की पाइपलाइंस है, जो आपके ब्लड की जो ये पाइप है जिसमें से ब्लड घूम रहा है, ठीक, उनके पास पतली पतली भी पाइप्स होती हैं जो कि आपके आईज में जाती हैं, आपके ईयर में जाती हैं, आपके स्किन में जाती हैं, क्योंकि आपके आईज में मोटी पाइपलाइंस नहीं जा सकती, तो वो पाइपलाइंस की ब्रांचेस आपके आईज में जाती हैं, आपकी नोज में जाती हैं, ठीक है, आपकी स्किन के अंदर जाती हैं। तो आप सोचो किसी पतले पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या वो पतला सा पाइप टूट नहीं जाएगा, फट नहीं जाएगा, रप्चर नहीं हो जाएगा? सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। जो पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कैपिलरीज बोल रहे हैं, वो आपके ब्रेन के आसपास, आपके फॉरहेड में, आपके आईज के आसपास जा रहे हैं, और जब बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो कैपिलरीज के अंदर भी प्रेशर बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से कैपिलरीज रप्चर हो रही हैं, हल्का सा टूट रही हैं। टूटने की वजह से आपको क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। इसी वजह से नोज ब्लीड भी आपको हो रही है। जो नाक की पतली पतली कैपिलरीज हैं वो भी रप्चर हो जाएंगी, वो भी टूट जाएंगे, और टूटने की वजह से आपको आपके नोज से ब्लड बाहर आते हुए मिलेगा। फैटिक और कंफ्यूजन आपको बहुत मिलेगी। फैटिक, थकान, कंफ्यूज रहोगे आप, क्योंकि जब इस तरह के सिम्टम आएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे। फैटिक एंड वीकनेस आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ठीक से खा नहीं पा रहे हो, आपको टेंशन हो रही है कि भाई मेरे नोज में ब्लड आ रहा है, मेरी आईज में ब्लड आ जा रहा है, या हेडेक सीवियर हो रहा है, तो आप ठीक से खा पी नहीं पाओगे जिसकी वजह से आपको थकान लगेगी। विजन प्रॉब्लम हो सकती है अगर हाइपरटेंशन कंटिन्यूअस बढ़ता रहा तो।
ठीक है। इसी तरह से कैपिलरीज रप्चर हो जाएंगी, उसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, और आंखों की जो वो है, आपकी विजन है या आपकी जो ऑप्टिक नर्व है जो कि आपके आईज के से आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है और आपको दिखाने में हेल्प करती है, वो भी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम आएगी। चेस्ट पेन कब हो सकता है? चेस्ट पेन आपको तब हो सकता है जब आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं जा पाएगी। कैपिलरीज डैमेज होने की वजह से आपकी चेस्ट की भी कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी, है ना, रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, जिसकी वजह से ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा पाएगा और आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। अब जब चेस्ट पेन होगा तो आप ये बताओ कि आप कैसे सांस ले पाओगे, आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट सिम्टम है आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन डिसफंक्शन कर रहा है, आपको थकान लग रही है, आप नर्वस हो जाओगे या एंशियस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके आईज में ब्लड क्यों है, क्योंकि आप कोई मेडिकल लाइन की तो हो नहीं, आपको हर एक चीज के अंडरलाइन कॉज पता नहीं है। तो जब इस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर जब आप काम डाउन होगे तो आप नर्वस रहोगे कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, ठीक है। तो आई में इस तरह का ब्लड क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आईज की पतली वाली ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी कैपिलरीज रप्चर हो रही है, ठीक है। तो आई में इस तरह से ब्लड देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्लड स्पॉट इन आईज। फिर ट्रबल स्लीपिंग, जब इतना ज्यादा हेडेक होता रहेगा, जब बीपी आपका बढ़ता रहेगा, जब आपकी नोज ब्लीडिंग, आईज ब्लीडिंग, टेंशन रहेगी, तो आप सो नहीं पाओगे। इरेगुलर हार्ट बीट तब होगी जब आपके हार्ट की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। क्या पता आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या पता आपके हार्ट में किसी पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई क्या कहते हैं रुकावट आ गई हो, है ना, यहाँ पे कुछ फैट जम गया हो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो यहाँ से तेजी से बह रहा है और उसका प्रेशर बढ़े जा रहा है। जैसा कि पाइप से पानी डालते हो और पाइप के माउथ पे अगर आप अपनी फिंगर लगा दो तो पानी का प्रेशर दूर तक जाता है, उसी तरह से ये भी ब्लड वेसल्स हैं यानी कि पाइप हैं। इन पाइप में भी आप अगर कुछ भी लगा दो तो पतली जगह से ब्लड का प्रेशर बढ़ के जाएगा यानी कि हाई होके जाएगा, तो हो सकता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई। या इसके अलावा ब्लड आपको यूरिन में भी देखने को मिल सकता है, इस तरह का यूरिन आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर का यूरिन। क्यों? क्योंकि किडनी डैमेज हो रही है, किडनी में ठीक से अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है वो। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई अगर किडनी में भेज दोगे, बहुत फास्ट ब्लड सप्लाई अगर भेज दोगे, तो किडनी की भी पतली पतली कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी और वो यूरिन में ब्लड जो निकलेगा उसके अंदर से, जब वो डैमेज होंगी तो उसमें से जो ब्लड निकलेगा वो यूरिन में मिक्स हो जाएगा और जब आप यूरिन करोगे तो आपको इस तरह का यूरिन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हाई बीपी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं और जब आप बीपी चेक कर पाओगे तो हाई बीपी भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब कौन से ऐसे टेस्ट हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा बीपी बढ़ने लगा है, तो अब ये रुकना नहीं है, इसको मेडिसिन की जरूरत है, अब ये कन्वर्ट हो गया है हाइपरटेंशन की डिजीज में, ठीक है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है, तो मैं आपको पहले ही ट्रिक बता ही चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हो और आपको लिखना है तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या लिखना है इसकी कंफ्यूजन आपको होनी ही नहीं चाहिए। हिस्ट्री कलेक्शन में वो सारी चीजें पूछ लोगे जो आपको कॉजेज और रिस्क फैक्टर में पता है, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकते हो हिस्ट्री कलेक्शन में? पूछ सकते हो कि क्या कोई इससे पहले किडनी डिजीज हुई थी, क्या कोई किडनी डिजीज का ट्रीटमेंट चला था, क्या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज थी या ट्यूमर था जिसकी ट्यूमर की स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई होने लगा, क्या आप सो पाते हो रात में, सो पाते हो कि नहीं सो पाते हो, ऐसा तो नहीं कि इससे पहले आपको हेड इंजरी हुई हो जिसकी वजह से खून का थक्का जम गया हो और ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगा हो, इसके अलावा इस तरह का कोई ड्रग तो नहीं लेते हो जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हो, पतली हो गई हो, या आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, या कहीं लीवर डिजीज तो नहीं हुई थी, या आपकी एज कितनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते,
हालांकि आपके ब्लड वेसल्स को इस तरह से काम करना चाहिए। जब ज़्यादा ब्लड फेंकना है किसी बॉडी के ऑर्गन में तो वो अपने आप को क्या कर लेगी, इस तरह से चेंज कर लेगी। जब नॉर्मल फेंकना है तो वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो अगर वैसो डायलेशन नहीं हो रहा है, इस तरह से वो बढ़ नहीं रहा है और वो पतले ही पाइप से वो कर रही है, काम चला रही है, तो प्रेशर तो बढ़ना ही है जैसे पाइप में बढ़ता है ना। ये सारी चीजें जेंडर मतलब देख लोगे, मेल है कि फीमेल है। ओबेसिटी देख लोगे कि कितना वेट है उनका, क्योंकि फैट की वजह से आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। फैट की वजह से आपके ब्लड वेसल के आसपास अगर फैट जम गया, मान लो मैं अगर ये बोलूं कि ये जो आपकी ब्लड वेसल है इसमें ये मैंने फैट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो क्या ये ब्लड वेसल्स अपने आप को चौड़ा कर पाएंगी एज पर नीड? नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि फैट ने उसको कंप्रेस यानी दबा रखा हुआ है। जेंडर मैंने आपको पहले बता दिया, फीमेल घर पे काम करती हैं, फिर आराम भी कर लेती हैं, दिन भर में लेट बैठ जाती हैं, ठीक है, उनका फैट जल्दी बढ़ने लगता है, तो इस फैट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से उनको भी हो सकता है। या तो आप फैमिली हिस्ट्री भी पूछ लोगे कि क्या आपकी फैमिली का में किसी का बीपी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, स्ट्रेस तो नहीं लेती हैं किसी चीज को लेकर के, या आप आरामदायक जिंदगी तो नहीं जीती हैं, ये सारी चीजें आप पूछ लोगे, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री कलेक्शन में इजिली पता कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन करने से पहले हमें वाइटल्स चेक करना होगा, जिसमें ऑब्वियसली आपको बीपी इंक्रीज मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि हाइपरटेंशन रखा हुआ है। रेस्पिरेशन में डिस्टर्बेंस मिल सकती है क्योंकि चेस्ट पेन हो रखा हुआ है। टेम्परेचर और पल्स में भी इंक्रीज मिल सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर किसी इन्फेक्शन की वजह से इंक्रीज हो, या पल्स इंक्रीज हो सकती है क्योंकि कार्डियक हार्ट आपको बहुत तेजी से पंप कर रहा है। अब आ जाओ ब्लड टेस्ट के लिए। तो ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट में आप HB देख लोगे, हीमोग्लोबिन कितना है, ज्यादा है, कम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें HB की नीड पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल आपको चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट डायबिटिक है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख लोगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मीन्स, देखो सिंपल सी चीज है, ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, क्योंकि ये सारी चीजों को बाहर निकालने का काम किडनी का होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो जब किडनी बाहर निकालती है तो यूरिया नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल देती है, ये हमारे लिए वेस्टेज है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन बढ़ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड की आर्टरीज की जो ब्लड है उसके अंदर की जो अननेसेसरी गैसेस हैं वो तो नहीं बढ़ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे देख लो pH लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, सोडियम लेवल, ये सारी चीजें देख लो यहाँ पे नॉर्मल रेंज यहाँ पे दी हुई है। और अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ये सारी चीजें, इसका मतलब कि किडनी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल, सोडियम लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, ये सारी चीजें बढ़ रही है, इसका मतलब कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, वरना किडनी इन सारी चीजों को बढ़ने नहीं देता है। ओके, तो नॉर्मल सोडियम लेवल आपका कितना होना चाहिए, 135 से 145 मिली पर इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए। 135 से 145 MEQ पर लीटर के हिसाब से आपका सोडियम लेवल होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोडियम बढ़ने से, यानी कि सोडियम एक तरह का सॉल्ट है, सोडियम बढ़ने से बीपी अपने आप ही बढ़ने लगता है, तो सोडियम की मात्रा को आप ज्यादातर नोटिस करो। यूरिन टेस्ट जब आप कराओगे तो यूरिन में शुगर लेवल चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को डायबिटीज है। इसके अलावा ब्लड के अंदर यूरिन तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड के अंदर यूरिन आ रहा है इसका मतलब किडनी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा लोगे किडनीज का, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें देख लोगे और आपको पता चल जाएगा कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत ही किडनी का अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। किडनी का अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं किडनी के अंदर बहुत ज्यादा रप्चर, यानी कि ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा फट गई हो, अंदर खून जमने लगा हो और वो आपके ब्लड वेसल्स को बंद कर रहा हो, ये सारी चीजें आपको पता करना है, ठीक है। इसके अलावा ECG कराओगे क्योंकि हमें कार्डियक के आउटपुट को देखना है, कार्डियक को मॉनिटर करना है, हार्ट अटैक ना आ जाए उसके लिए आपको हार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले फोकस करेंगे हम उस पर, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट,
जिसमें हम लोग ड्रग्स पे फोकस करेंगे। तो हमें ड्रग्स में क्या क्या देना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैंने लिखा हुआ है डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स कैन बी गिवन टू रिड्यूस दी सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो सिस्टोलिक बीपी को हम मेनली, अगर हमें सिस्टोलिक बीपी को रिड्यूस करना है तो हमें डायरेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा बीपी दो तरह के प्रेशर को देता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है आपका 80। ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg, इसमें हमें बीपी मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो सिस्टोलिक बीपी क्या है? जब आपके हार्ट के अंदर से ब्लड पंप होके आपकी आर्टरीज के अंदर जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो जिस भी प्रेशर से वो हार्ट से बाहर निकल के बॉडी के अंदर जाता है वो आपका सिस्टोलिक हो गया। उसके बाद हार्ट अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। रिलैक्स करने पे जब वापस से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो वो स्लो प्रेशर के साथ आता है, तो वो हो गया आपका डायस्टोलिक। तो जब हार्ट कस के दबाता है, अपने आप को धड़कता है, बीट करता है, ठीक है, तो वो अब बहुत तेजी से प्रेशर से ब्लड को बॉडी की ओर फेंकता है। ठीक है, तो वो ज्यादा प्रेशर से फेंकेगा तो सिस्टोलिक आपका ज्यादा होगा और डायस्टोलिक आपका कम। ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे थायराइड आप दे सकते हो, ओरल दे सकते हो, 1 टाइम अ डे दे सकते हो, ओडी। इससे क्या होगा, ये सबसे कम एक्सपेंसिव होती है, सस्ती मिल जाती है, साथ ही साथ आपकी सिस्टोलिक बीपी को जल्द से जल्द कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाओ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या ब्लॉकिंग एजेंट। इसके लिए एग्जाम्पल ले लो एडेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होती है ये सारी। ठीक है, और ये बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कैसे कंट्रोल कर रही है? कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये भी सिस्टोलिक बीपी पे काम कर रही है। कार्डियक आउटपुट मतलब जो हार्ट से पंप होके ब्लड बाहर की ओर जा रहा है। कार्डियक आउट यानी कि दिल से बाहर की ओर, हार्ट से बाहर की ओर जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो जो बाहर की ओर ब्लड जा रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे काम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका एक और काम है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मीन्स होता है ब्लड वेसल को चौड़ा करना। तो अगर किसी ब्लड वेसल को चौड़ा कर दोगे तो उसके अंदर का बीपी, ब्लड का जो प्रेशर है वो अपने आप ही स्लो हो जाएगा। और इसी ब्लड वेसल को अगर आप पतला कर दोगे तो इसी के अंदर का जो ब्लड होगा वो तेजी से भागने लगेगा क्योंकि उसके पास जगह कम है। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। तो ये ब्लड वेसल्स को जब चौड़ा कर देंगे तो बीपी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एग्जाम्पल ले लो निफिडिपिन और निकार्डिपिन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके रीनल को हेल्प कर रहे हैं फिल्ट्रेशन कराने में और आपके वेसल्स को भी यानी कि ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो रीनल यानी किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो वो सोडियम को बाहर नहीं फेंक पाएगी। अगर वो सोडियम को बाहर नहीं फेंक पाएगी तो नमक आपके अंदर इकट्ठा होता रहेगा ब्लड के अंदर और बीपी बढ़ने लगेगा। समझ गए आप, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, देख लेते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ये भी एक ड्रग का क्लास है। ये भी क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन में हेल्प कर रहा है। ब्लड वेसल्स को इस तरह से देखना, इस तरह से चौड़ा बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो बीपी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ ये सोडियम को किडनी से बाहर फेंकने में भी हेल्प करता है। ड्रग अगर देखी जाए तो कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल ड्रग है, ये ओरल ली जाती है, 1 टाइम अ डे आप इसे ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, इंडिकेशन क्या है, डायबिटीज पेशेंट को आप ये ड्रग दे सकते हो। साथ ही साथ कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट को भी आप ये ड्रग दे सकते हो जिससे कि ये कार्डियक का वर्कलोड कम करके इफेक्टिवनेस दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट आर्टेरियल वैसोडाइलेटर्स। ठीक, तो इसका तो नाम ही वैसोडाइलेटर्स है। इसका मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और सिर्फ ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का ही काम करता है। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। नेक्स्ट आ जाओ न्यूट्रिशनल थेरेपी।
न्यूट्रिशनल थेरेपी में आपको मेनली लो सोडियम डाइट लेनी है, नमक कम खाना है क्योंकि नमक ऑलरेडी आपकी किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है और बीपी बढ़ रहा है। वेट को रिड्यूस करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेट अगर रिड्यूस नहीं करोगे तो फैट की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स इस तरह से फैल नहीं पाएंगी तो छोटी होकर रह जाएंगी और बीपी अपने आप ही बढ़ता रहेगा। स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं। डैश डाइट क्या है? डायरेक्टली अप्रोच फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका फुल फॉर्म। डैश डाइट का मेन पर्पस क्या है कि हमें बीपी को कंट्रोल करना है, ठीक है, जो बीपी बढ़ चुका है उसको डिक्रीज करना है। इसके लिए डाइट कौन सी फॉलो करोगे? फिश डाइट, फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, फाइब्रस डाइट, लॉट्स ऑफ वाटर आपको पीना है, ये सारी चीजें आपको डैश डाइट में लेनी है। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इन डाइट के लेने से होना क्या है? तो इन डाइट के लेने से होना ये है कि जब फिश क्या करता है ना, जो फिश होती है आपकी, वो आपकी हार्ट और किडनी डिजीज से प्रिवेंट करती है आपको। क्या पता बीपी आपके हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है, तो अगर आप फिश खाओगे और फाइब्रस डाइट ये सारी चीजें लोगे ना, तो ये आपके हार्ट के और किडनी डिजीज को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे हेल्दी डाइट है, तो ये आपको ओबेसिटी होने से यानी कि मोटा होने से बचाते हैं। और मोटापा यानी कि ओबेसिटी अपने आप में ही बीपी को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल में आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो तो उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने, फैलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर। तो ज्यादातर पानी पीने से क्या होगा कि किडनी में टॉक्सिसिटी कम जाएगी। पानी जब किसी चीज में मिला दो तो वो चीज प्योर नहीं रहती। अगर टॉक्सिसिटी में आप ज्यादा वाटर मिला दोगे तो किडनी में जो फिल्ट्रेशन का जो कंटेंट जाएगा, है ना, जो यूरिन बनेगा, तो वाटर उसमें रहेगा, तो वाटर किडनी को नुकसान नहीं होने देगा, टॉक्सिसिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ओके। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ये सैचुरेटेड फैट को आपको अवॉइड करना है, ठीक। इसके लिए आपको ऑयली फूड नहीं खाना है। सैचुरेटेड में यहाँ पे देख लो कितना ये ऑयली है। फ्राइड चीजें नहीं खानी है, डीप फ्राइड चीजें नहीं खानी है, चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट जो कि आपका फेवरेट है, वो सारी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। कोकोनट, बटर, घी, ये सारी चीजें फैट को इंक्रीज करती हैं बॉडी के अंदर, और फैट बहुत ही ज्यादा मेन कॉज बन रहा है बीपी बढ़ने का। नेक्स्ट है मेंटेन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ द पोटेशियम। तो पोटेशियम का काम क्या है? जब आप पोटेशियम ज्यादा लेते हो तो सोडियम को बाहर फेंकता है। सोडियम को बाहर फेंकेगा तो ब्लड से बाहर जब सोडियम चला ही जाएगा तो ब्लड में बीपी नहीं बढ़ेगा। सेम काम मैग्नीशियम का भी होता है कि अगर आप मैग्नीशियम को ज्यादा से ज्यादा लोगे तो वो आपके हार्ट को फंक्शन कराने में हेल्प करता है, कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट अटैक से बचाता है। अदर मैनेजमेंट देख लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो फैट नहीं बनेगा उतना ज्यादा, जितना फैट खा लोगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, स्वेटिंग से बाहर आ जाएगा। स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, टोबैको छोड़ दो। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसके अंदर कैंसरोजेंस भी तो होते हैं। साथ ही साथ ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं होने देते। देखो, ब्लड वेसल्स का काम क्या है? अपने आप को फैलाना और छोटा कर देना। जब टाइम आता है फैलाने का, ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, नॉर्मल करना होती है, तो ये फैला देती है, नहीं तो ये छोटा कर लेती है, नहीं तो ये नॉर्मल होती है। ये फंक्शन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फंक्शन फॉलो नहीं होगा और आपके ब्लड वेसल्स छोटी होकर रह जाएंगी, पतली होकर रह जाएंगी, तो बीपी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीजें आपके ब्लड वेसल्स के डायलेटर, जो डायलेशन वाला प्रोसेस है, उसको डिक्रीज करती है। स्ट्रेस मत लो, कोई भी स्ट्रेस है काउंसलिंग ले लो, कहीं जाकर के किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जिससे आपको रिलीफ मिले। ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करो, अननेसेसरी लोगों से बात मत करो। ये सारी चीजें स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए होती हैं। बाकी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। स्ट्रेस क्या करेगा? स्ट्रेस आपके किडनी के फंक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है, किडनी के फंक्शन को डिक्रीज करता है, सोडियम को बाहर नहीं निकलने देता। स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन थेरेपी उनको एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह का न्यूट्रिशन लेना है। जैसे कि मैग्नीशियम डाइट में आप बता सकते हो कि बनाना वगैरह ले सकते हैं, देन बीन्स वगैरह ले सकते हैं,
देन ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब चने वगैरह, ये सारी चीज़ें दही ले सकते हैं। साथ ही साथ हाई प्रोटीन पोटेशियम डाइट ले सकते हो। हाई पोटेशियम डाइट में भी ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं आराम से, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में बताना है, एजुकेट करना है डाइट प्लान। इसके अलावा बीपी को मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। होम होम मॉनिटरिंग के साथ साथ वहां पर भी मॉनिटर करना है। देखो, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तक बीपी को मॉनिटर करना है, टाइम नहीं। और जब पेशेंट घर जाने वाला होता है, डिस्चार्ज होने वाला होता है, तब पेशेंट को बोलना है कि एक बीपी मशीन लेकर के रखे और टाइमली अपना बीपी मॉनिटर करता है। फॉलोअप के लिए बताना है कि जितनी बार भी डॉक्टर आपको बुलाए उतनी बार आपको डॉक्टर को विजिट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, बाहर की चीज़ें कम खानी है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड कम खाना है, फैटी चीज़ें कम खानी है, एक्सरसाइज पे फोकस करना है। छोड़ देना है स्मोकिंग और टोबैको, जिसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। एजुकेट करना है ड्रग थेरेपी के लिए कि जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है उसको आपको टाइमली लेना है। ये नहीं करना है कि नहीं खाना है, छोड़ देना है, आज ठीक लग रहा है तो छोड़ देते हैं ड्रग, इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो याद है आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में देखो क्या क्या सिम्टम्स थे, उसी की बेसिस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो याद है आपको सिम्टम में मैंने आपको बताया था कि चेस्ट पेन हो रहा था। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे एक बना लोगे कि उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, और कैसे आपको पता चला, एविडेंस्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक। नेक्स्ट बनाओ रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, ठीक है। अगर इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक। तो हमें पता है कि बीपी बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन रिलेटेड टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, आपकी ब्लड वेसल्स छोटी होकर के पतली होकर के रह गई हैं, एज एविडेंस बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है। कैसे आपको पता चला, एविडेंस क्या मिला, आपका बीपी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है हेडेक रिलेटेड टू इंक्रीज सेरिब्रल वैस्कुलर प्रेशर। हेड में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रहा है, ठीक। तो इसी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। साथ ही साथ आपके आईज में रप्चर हो रहा है, इस वजह से भी आपको हेडेक हो रहा है, एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट अपना सर पकड़ के बैठा रहेगा, सर दबाता रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा मुंह बनाए रहेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। मैंने बताया था ना उसको भूख ठीक से नहीं लग रही है ना। तो जब एनोरेक्सिया होगा जिसकी वजह से इम्पेयर्ड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना न्यूट्रिशन नहीं वो ले पाएगा, एज एविडेंस बाय फैटिक एंड वीकनेस, ठीक। तो वो खा नहीं रहा है तो जिसकी वजह से एविडेंस क्या निकला, फैटिक और वीकनेस। नेक्स्ट है, अब जब वो खा पी नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा, यानी कि वो कोई फंक्शन या नॉर्मल एक्टिविटी करने में असमर्थ होगा, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीनेस, उसको चक्कर आ रहे हैं क्योंकि वो खा नहीं रहा है, एज एविडेंस बाय डिक्रीज द डेली एक्टिविटी। नॉर्मली वॉशरूम नहीं जा पा रहा है, ब्रश नहीं कर रहा है, नहा नहीं रहा है, नॉर्मली टहल नहीं रहा है खाने के बाद, तो ये हो गई एक्टिविटी इंटॉलरेंस। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, हो नहीं पा रहा है क्योंकि सीवियर हेडेक हो रहा है भाई। अगर आपको सीवियर हेडेक होगा तो आप सो पाओगे, नहीं सो पाओगे। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, प्रॉब्लम क्या है, रिलेटेड टू सीवियर हेडेक या हेडेक। कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय पेशेंट अवेकिंग एट नाइट, ठीक है, अवेकिंग ऑफ द पेशेंट एट नाइट, पेशेंट रात भर जाग रहा था। नेक्स्ट आ जाओ, एंजाइटी होगी उसको, एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, कंटिन्यूसली उसके हेल्थ स्टेटस चेंज हो रहा है, उसकी आंखों में ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड नर्वसनेस, ठीक। तो वो फेशियल एक्सप्रेशन देगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, डल फेस रहेगा, नर्वस रहेगा। नेक्स्ट है डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं एंजाइटी की वजह से कोप अप नहीं कर पा रहा है, उभर नहीं पा रहा है प्रॉब्लम से। कोप अप मीन्स उभरना। डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न रिलेटेड टू स्ट्रेसर्स, जो भी स्ट्रेस, चारों तरफ से उसको स्ट्रेस मिल रहा है, उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसके हेडेक हो रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, उसको टेंशन हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेसर्स की वजह से उसको सो नहीं पा रहा, वो कोप नहीं कर पा रहा है, एज एविडेंस बाय इरिटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, और इरिटेट हो रहा है। जब कोई सो नहीं पाता है तो उसको इरिटेशन होती है, कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लास्ट है आपका नॉलेज डेफिसिट हो रही है रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, एज एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। सिंपली प्रिवेंशन आपको वही करना है, सॉल्ट इनटेक कम लेना है, ठीक।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा लेना है, फैट को रिड्यूस करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है जिससे फैट का रिडक्शन हो। ये प्रिवेंशन है, तो ये आगे के लिए, ताकि आगे आपको ये कोई प्रॉब्लम ना हो। अवॉइड करना है टोबैको वगैरह, अल्कोहल नहीं लेना है, साथ ही साथ हाई सेचुरेटेड फैट लेना है। सेचुरेटेड फैट कौन होते हैं? जो कि आपकी बॉडी में आकर के स्टोर नहीं हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है फैट इन डाइट। ऐसे फैट को रिड्यूस करना है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी में स्टोर हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि कंटिन्यूस हार्ट पे वर्कलोड बढ़ रहा है। एनोरिज्म हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, उसको बोलते हैं एनोरिज्म। क्यों एनोरिज्म हो सकता है? क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो रप्चर हो सकती है, इस तरह से प्रोट्रूड हो सकती है और रप्चर हो सकती है। देन हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। वीक नैरो ब्लड वेसल्स हो सकती हैं किडनी की, और किडनी फेलियर हो सकती है जिसकी वजह से। इसके अलावा नैरो ब्लड वेसल्स हो सकती है आइस की, तो आइस रप्चर हो सकती है, तो विजन लॉस हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन यानी कि आपके अंदर ब्लड में गैसेस की एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो नॉर्मली फिल्टर नहीं कर पा रही है ब्लड को, ठीक है। ब्लड से अननेसेसरी गैसेस या अननेसेसरी कंटेंट को बाहर नहीं निकाल पा रही है। ट्रबल मेमोरी, जब आपके ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेन की जो कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाएंगी, तो आपके मेमोरी में आपको ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी टेंशन की वजह से। और ये अगर ब्रेन में कंटिन्यूस प्रॉब्लम बनी रही तो डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया एक सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है जो कि ब्रेन डिजीज है, ठीक। ये आपकी थिंकिंग की एबिलिटी को प्रॉब्लम कर सकती है, आपके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम कर सकती है, आपको जब आपकी कॉग्निटिव फंक्शन है ना उसको डिले कर सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा हाइपरटेंशन क्राइसिस, ये एक तरह की सीवियर कंडीशन है हाइपरटेंशन क्राइसिस, जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और बीपी बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है, और बाकी ऑर्गन की भी प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूस बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके अंदर, तो हाइपरटेंशन क्राइसिस में कितना बीपी बढ़ जाएगा जो आप हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलोगे? 180/120 mm ऑफ Hg, इतना बीपी आपका बढ़ जाता है, डेट इज नोन एज हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो ये था आपका सारा चीजें, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत इजीली सिंपल वे में और आपको बहुत ठहर के सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज मेरे दोनों वीडियो देखना, इसका पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, पार्ट 2 भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, या वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, या मेरे नोट्स इजी लगते हैं, या मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।